Reader Response Theory. Today we will talk about Hans Robert Jauss and Stanley Fish. Isa asked, how does an individual reader create meaning while reading? And Jauss asked, why do different generations of readers understand the same work differently? ईसा ने जहां इंडिविजुअल रीडर पर फोकस किया कि एक इंडिविजुअल रीडर कैसे मीनिंग क्रिएट करता है रीडिंग के थ्रू, यॉस ने कहा कि कैसे डिफरेंट जनरेशन्स ऑफ रीडर्स, डिफरेंट जनरेशन के जो रीडर्स हैं वो सेम टेक्स्ट को डिफरेंटली कैसे समझते हैं। मतलब Jauss ने एक theory दी, reception theory. Jauss believed that literary history had focused too much on authors, literary movements, and historical periods. He asked, where is the reader in literary history? His answer, the history of literature is also the history of its readers. Jauss ने कहा कि जो लिटरेरी हिस्ट्री है उसने बहुत ज़्यादा फोकस ऑथर्स पे, लिटरेरी मूवमेंट्स पे और हिस्टोरिकल पीरियड्स पे कहा है, दिया है, परंतु कहता कि रीडर की हिस्ट्री भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर। याउस का क्वेश्चन, व्हाई डू डिफरेंट जनरेशंस ऑफ रीडर्स अंडरस्टैंड द सेम वर्क डिफरेंटली? बहुत फेमस कोटेशन है याउस की, A literary work is not an object that stands by itself and offers the same face to each reader in each period. कहना क्या चाहता है? A literary work does not possess one fixed timeless meaning that every reader in every age discovers in exactly the same way. Instead, its meaning changes as different readers and different historical periods approach it with their own horizons of expectations. Their cultural values, knowledge, experiences, and literary conventions, the text remains the same, but its significance is continually renewed through the changing history of its reception. कि याउस कहता है, एक लिटरेरी वर्क डज नॉट पोजेस वन फिक्स टाइमलेस मीनिंग, कि एक फिक्स्ड मीनिंग नहीं है जो टाइमलेस है, जो हमेशा वही रहेगा, ऐसा नहीं है। कि दैट एवरी रीडर इन एवरी ईयर डिस्कवर्स इन एग्जैक्टली द सेम वे, कि एक फिक्स्ड टाइमलेस मीनिंग नहीं है जिसे हर एज में हर जनरेशन सेम तरीके से इंटरप्रेट करेगी, ऐसा नहीं है। उसका मीनिंग चेंज होता रहता है डिफरेंट रीडर से और साथ साथ में डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड से, और सबसे इंपॉर्टेंट वो वर्ड यूज़ करता है होराइजन्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस। होराइजन ऑफ एक्सपेक्टेशन मतलब उनकी कल्चरल वैल्यूज़, उनकी नॉलेज, उनकी एक्सपीरियंसेस और उनकी लिटरेरी कन्वेंशंस। द टेक्स्ट रिमेन्स द सेम, टेक्स्ट सेम रहता है परंतु उसकी इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस रिन्यू होती रहती है कॉन्टिन्यूली थ्रू द चेंजिंग हिस्ट्री ऑफ इट्स रिसेप्शन। अब हम एक बार फिर से जर्नी देखते हैं मीनिंग की। सो श्योर कहता है, हाउ डज लैंग्वेज क्रिएट मीनिंग, कि लैंग्वेज मीनिंग कैसे क्रिएट करती है। वो आंसर देता है थ्रू साइंस एंड डिफरेंसेस। स्ट्रक्चरलिज्म पूछता है, हाउ आर मीनिंग्स ऑर्गेनाइज्ड। स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी आंसर थ्रू अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स, जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके थ्रू मीनिंग ऑर्गेनाइज होता है। बार्थ्स क्वेश्चन, हाउ डज कल्चर प्रोड्यूस मीनिंग। बार्थ्स आंसर थ्रू मिथ्स एंड आइडियोलॉजी, मिथ्स और आइडियोलॉजी के थ्रू कल्चर मीनिंग प्रोड्यूस करता है। डेरिडा क्वेश्चन, इज मीनिंग एवर स्टेबल। डेरिडा पूछता है कि मीनिंग कभी स्टेबल होता है। आंसर नो, मीनिंग इज ऑलवेज डेफर्ड। डेफर्ड वर्ड यूज करता है डेरिडा। ईसा कहता है, इफ मीनिंग इज अनस्टेबल व्हाट हैपन्स व्हेन वी रीड। अगर मीनिंग अनस्टेबल है, अगर हम डेरिडा की बात पे भरोसा करें, तो कहता जब हम पढ़ते हैं किसी टेक्स्ट को तो क्या होता है। आंसर, द रीडर फिल्स द गैप्स एंड रियलाइजेस द टेक्स्ट। जो भी उसमें गैप्स हैं उसको रीडर फिल करता है और टेक्स्ट को पढ़ता है। याउस कहता है, वाई डू रीडर्स इन डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स इंटरप्रेट द सेम वर्क डिफरेंटली, कि क्यों ऐसा होता है कि डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स में
सेम वर्क को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है? आंसर देता है वो, बिकॉज एवरी एज हैज़ ए डिफरेंट होराइजन ऑफ एक्सपेक्टेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है होराइजन ऑफ एक्सपेक्टेशंस। हम समझते हैं। Yaws argues that no one reads with a completely empty mind। कहता है कि कोई भी इंसान जब भी रीडिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसका दिमाग एक एम्प्टी माइंड नहीं होता। Before opening a book, every reader already has previous reading experiences, knowledge of literary genres, cultural values, religious beliefs, political ideas, moral assumptions, historical awareness, expectations about how stories usually work। जब भी कोई किताब खोलता है रीडर, उससे पहले उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर रीडिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, प्रीवियस नॉलेज होती है उसको लिटरेरी जॉनर्स की, कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं, रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं उसके, पॉलिटिकल आइडियाज़ होते हैं उसकी, खुद की मॉरल अजम्पशंस होती हैं, हिस्टोरिकल अवेयरनेस होती है उसकी, एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि स्टोरी में क्या होगा या क्या हो सकता है। ये सब मिलकर क्या बनाती हैं? होराइजन ऑफ एक्सपेक्टेशंस। हम वापस चलते हैं अपने जर्नी ऑफ मीनिंग में। अब याउस ने कह दिया कि हर एज में होराइजन ऑफ एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होती हैं, तो एक ऑब्वियस क्वेश्चन आता है, व्हाई डू रीडर्स लिविंग इन द सेम पीरियड स्टिल प्रोड्यूस डिफरेंट मीनिंग्स? तो कहता है डिफरेंट एजेस में तो ठीक है, याउस कह रहा है कि डिफरेंट एजेस में डिफरेंट होराइजन ऑफ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, पर स्टैनले फिश कहता क्यों ऐसा होता है कि रीडर जो सेम पीरियड में एग्जिस्ट कर रहे हैं और सेम टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, फिर भी डिफरेंट मीनिंग्स बाहर आ रहे हैं, ऐसा क्यों? स्टैनले फिश के बारे में पढ़ेंगे हम। If two people live in the same historical period and read the same text, why do they still disagree? Disagree means they interpret it differently. Because readers belong to different interpretive communities. स्टैनली फिश ने हमें इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज के बारे में जिक्र किया है। मीनिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द रीडिंग प्रैक्टिसेस एंड अजम्पशंस शेयर्ड विद इन दोस कम्युनिटीज। जब होराइजन ऑफ एक्सपेक्टेशंस की बात करे एग्जामिनर, तो आंसर क्या आएगा? हैंस रॉबर्ट याउस। जब इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज के बारे में बात करें तो आंसर क्या आएगा? स्टैनले फिश। अब ये होता क्या है इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज? A group of readers who share similar assumptions, reading strategies, values and methods of interpretation। अब देखो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप मैच देख रहे हैं, स्क्रीन पे लिखा हुआ है कैपिटल में IND 225/6। अब जो इंसान क्रिकेट देखता है उसको पता लग गया अपने आप ही कि IND का मतलब इंडिया, 225 मतलब स्कोर है ये, /6 मतलब 6 आउट हो चुके हैं, ठीक है। पर जो इंसान क्रिकेट नहीं देखता उसको वो समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए कम्युनिटीज मतलब ये क्रिकेट देखने वाली कम्युनिटी उस इंफॉर्मेशन को सही तरीके से इंटरप्रेट कर पा रही है। इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ रीडर्स जिनकी सिमिलर अजम्पशंस होती हैं, रीडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, वैल्यूज होती हैं और मेथड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन होते हैं। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, बाइबल की एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक पैसेज है बाइबल का, उसको 3 डिफरेंट लोग पढ़ रहे हैं। एक हिस्टोरियन क्या ढूंढेगा बाइबल में? हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को। ए थियोलॉजियन, थियो जब भी बात आती है तो रिलेटेड टू गॉड या रिलीजन, ठीक है। तो थियोलॉजियन क्या ढूंढेगा उसमें? रिलीजियस मीनिंग को ढूंढेगा। और एक लिटरेरी क्रिटिक क्या ढूंढेगा उसमें? सिंबलिज्म एंड नरेटिव टेक्निक को ढूंढेगा। सेम वर्ड्स हैं, डिफरेंट मीनिंग्स, बट व्हाई? ऐसा क्यों? बिकॉज ईच बिलोंग्स टू अ डिफरेंट इंटरप्रेटिव कम्युनिटी, ठीक है। तो बाइबल का एक पैसेज जो एक हिस्टोरियन के लिए डिफरेंट है, थियोलॉजियन के लिए डिफरेंट है और लिटरेरी क्रिटिक के लिए डिफरेंट है। स्टैनले फिश आर्ग्यूज दैट मीनिंग इज नॉट सिंपली कंटेन्ड इन द टेक्स्ट और क्रिएटेड बाय आइसोलेटेड रीडर्स। स्टैनले फिश कहता कि मीनिंग जो है वो टेक्स्ट के अंदर नहीं होता और ना ही वो क्रिएट किया जाता है आइसोलेटेड रीडर्स। आइसोलेटेड मीन्स कोई पर्टिकुलर एक रीडर या उससे नहीं होता, इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज के थ्रू टेक्स्ट का मीनिंग निकलता है। इंस्टेड मीनिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय रीडर्स हु बिलोंग टू इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज
groups that share reading strategies, assumptions, and conventions. These communities teach readers what to notice, what questions to ask, and what counts as evidence. Consequently, different communities can produce different yet disciplined interpretations of the same text. तो कहता इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज हमें क्या सिखाती हैं कि हमें क्या नोटिस करना है, क्या क्वेश्चंस पूछने हैं और कौन सी चीज एविडेंस में काउंट हो गई। इसी तरीके से डिफरेंट कम्युनिटीज भी डिफरेंट मीनिंग इंटरप्रिटेशंस प्रोड्यूस कर सकती हैं सेम टेक्स्ट की। बहुत फेमस लाइन है, एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं। स्टैनली फिश एक दिन क्लास में क्या करता है, आता है और पूछता है, इज देयर ए टेक्स्ट इन दिस क्लास? क्या इस क्लास में कोई टेक्स्ट है? ऑब्वियस आंसर इज यस। किसी के पास नोवेल है, किसी के पास पोम है और किसी के पास प्ले है, तो ये सब तो टेक्स्ट ही है ना। सो व्हाई आस्क सच अ स्ट्रेंज क्वेश्चन? पर ऐसा क्यों पूछा उसने? बिकॉज फिश इज यूजिंग द वर्ड टेक्स्ट फिलोसफिकली। मतलब फिश एक्चुअली क्या पूछना चाहता है, डज ए टेक्स्ट हैव अ मीनिंग बिफोर समवन इंटरप्रेट्स इट, और does meaning exist independently inside the text? Is there a text in this class? इसके थ्रू वो ये पूछना चाहता है कि किसी टेक्स्ट में मीनिंग पहले से अंदर होता है क्या उसके अंदर, तो वो ये पूछ रहा था। A text becomes a meaningful text only through the interpretive practice that readers bring to it। और वो जवाब क्या देता है कि एक टेक्स्ट तभी ही मीनिंगफुल बनता है जब उसमें इंटरप्रेटिव प्रैक्टिसेस लगाई जाती हैं, किसके द्वारा? रीडर्स के द्वारा। तो मतलब इंटरप्रेटिव प्रैक्टिसेस के थ्रू ही रीडर्स किसी टेक्स्ट को मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू।